नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऑक्सीमॉब के फाउंडर राघव झा जी से। तो राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। राघव जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑक्सीमॉब का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। मैम, ऑक्सीमॉब एक ऑनलाइन फ़ोन रिपेयरिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्री पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस रांची में दिया जाता है, पूरे ऑल ओवर रांची में। जहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कस्टमर का फ्री पिकअप एंड ड्रॉप के साथ साथ विद इन अ डे मोबाइल रिपेयर करके उनके घर, ऑफिस या फिर जहाँ भी वो रहते हैं उनके पास पहुँचा दिया जाए। राघव जी, कब और कैसे माइंड में ये आया कि ऐसा कुछ करना है? ऐसी कोई गैप एग्जिस्टेंट है, इसका रियलाइजेशन आपको कब हुआ? मैम, इसका वे बहुत सारे रीज़न से मेरे को आया था, लेकिन मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मुझे कैसे इसका अनुभव हुआ था। लॉकडाउन के समय में मैं सोच रहा था कि एक कोई ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग एप्लीकेशन के बारे में स्टार्ट करूं, जिससे मैं कस्टमर से कनेक्ट कर पाऊं और कस्टमर के साथ साथ सेलर्स के साथ कनेक्ट कर पाऊं, दुकानदार के साथ कनेक्ट कर पाऊं। क्योंकि 2021 में जब लॉकडाउन आया हुआ था तो उस टाइम मेरे पास एक फ़ोन था और उसी से मैं ऑनलाइन क्लास भी करा करता था और उसी से पढ़ाई भी करता था और गेम भी खेलता था जो भी। लेकिन उस टाइम एक मेरा जो फ़ोन था वो ख़राब हो गया था। और उस टाइम कहीं पे जाने आने का साधन नहीं था। और ये कब की बात है? 2021 के। उस समय आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था मैं उस समय। तो मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था और मैं बहुत सारे कोशिश कर रहा था कि कहीं शॉप पे जा करके उसको ठीक करा पाऊँ, लेकिन नहीं करा पाया था। कारण? तो क्योंकि शॉप खुला हुआ नहीं रहता था ना लॉकडाउन के समय में, कोविड-19 के समय में। इसी कारण से मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं इस लाइन में बहुत पहले से था, लगभग 4 साल 5 साल से मैं इस पर वर्क कर रहा था, तो मैंने इसे ऑनलाइन करने की कोशिश करा था। और आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में भी लोग के पास बहुत कम समय है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है या फिर कोई बिजनेस लाइन में है या फिर किसी भी लाइन में, तो उनको ना थोड़ा टाइम का दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका घर में ही या फिर ऑफिस में ही उनका फ़ोन रिपेयर करके पहुंच जाए। तो मतलब एग्जैक्टली ये कैसे आपके माइंड में आया और कैसे आपने अपने थॉट्स को धरातल पर लाने के लिए कदम आगे बढ़ाए? मैम देखिए, क्या होता है कि लोगों के पास समय का बहुत कमी है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर में या फिर उनके ऑफिस में जा करके उनका फ़ोन को पिक करें और उसके बाद रिपेयर करके विद इन अ डे उसके ऑफिस या घर तक पहुंचा दें। ये चीज़ का सोच लगभग कोविड-19 के आसपास में मुझे हुआ था। आपने ये सोच रखी कि जिन लोगों का भी फ़ोन्स मतलब रिपेयर खोज रहा है और वो रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस, तो उसको आप ऑनलाइन एक रिपेयर सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस स्टार्टअप को स्टैब्लिश आपने कैसे करा? जब थॉट आना और थॉट्स को अपने एक इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर आना, ये आपने कैसे करा? मैम देखिए, 4-5 महीना में मुझे लगा था स्टार्टअप को बिल्ड करने में। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उन सबको बिल्ड करने में 4-5 महीना के आसपास मुझे लगा था। फिर मैंने कांटेक्ट करा था अपने कुछ दोस्त से जिनके साथ मैं मिल करके इसको इस्टेब्लिश करा था। तो और उसके बाद कुछ टेक्नीशियन टीम से भी मैंने कनेक्ट करा था, जिससे पता चले कि मतलब कैसे करना है हम लोगों को काम, हम अपना थॉट को उनको बताएं। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन को हमने बिल्ड करा और वेबसाइट भी बिल्ड करा और उसके माध्यम से हम लोग कस्टमर तक कनेक्ट कर पाते हैं। पहले आप क्या कर रहे थे स्टार्टअप करने से पहले? स्टार्टअप करने से पहले मैम, मैं एक जॉब कर रहा था जो कैशिफाई में काम करता था। लगभग 8 महीना 9 महीना के आसपास में वहाँ पे काम करा था मैंने। वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला था और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था। तो जॉब करने के बाद एक स्टार्टअप की तरफ रुख करना ऑब्वियसली बात है, आसान कदम तो रहा नहीं होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट कदम रहा है। तो किस तरह से आपने मतलब धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाए और आपको लगा कि नहीं, अब यहाँ क्विट करके और एक स्टार्टअप की ओर मूव कर सकते हैं? वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को ये मिला था कि कैसे बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक स्टार्टिंग फेज़ में था रांची में। और फिर मैंने उसी के लगभग सेम टू सेम लाइन पे मैंने स्टार्ट करा था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे टेक्नीशियन टीम है उन लोगों से मैंने बात करा था कि हमें क्या चाहिए एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट में, और उसको फिर मैंने स्टार्ट करा था। जैसे हमारा एप्लीकेशन है ऑक्सीमॉब, उसमें आप देख सकते हैं जो कस्टमर के लिए एकदम रिलायबल रेट है और रिलायबल प्रोडक्ट का जो भी हमारा प्रोडक्ट है,
मोबाइल से रिलेटेड सारा चीज़ उसमें डाला हुआ रहता है कि जो भी ख़राब होता है, जैसे वाटर डैमेज हो गया या फिर ब्रोकन डिस्प्ले हो गया या फिर टच रिप्लेसमेंट कराना है या फिर किसी कारण बस उसका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो वो सारा चीज़ का रेट डाला हुआ है और आसान है उसमें करना। कस्टमर को यकीन दिलाना कि जो भी सर्विसेज आप उन्हें दे रहे हैं वो एक्चुअली में ट्रस्ट वर्दी हैं और आपके कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आप कैसे करते हैं? मैम हाँ जी, बताइए। ट्रस्ट मतलब कैसे मार्केटिंग आप एक क्रिएट करते हैं उनके बीच कि उस मार्केटिंग पे उन्हें भरोसा हो सके कि लेटर ऑन कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको आप केटर करेंगे हमारे रिपेयर के पास बाद। इंडिया के बेस्ट टेक्नीशियंस हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं और हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं उसमें सारी चीज़ में गारंटी और वारंटी रहते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरह से अगर कोई दिक्कत होता है कस्टमर को वापस वो हम लोग से रिकनेक्ट कर सकते हैं और हमारी एक अलग टीम है उनसे बात करने के लिए 24/7 उन लोगों से बात करते हैं। और अगर किसी कारणवश अगर ख़राब हो जाता है उनका फ़ोन, देन वापस से उनको पिक किया जाता है फ्री पिकअप एंड ड्रॉप के साथ और उसके बाद वापस रिपेयर करके वापस उनके ऑफिस या फिर घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो क्या ये जो फोन्स पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है ये सेम डे कस्टमर्स को अवेल हो जाती है कि सेम डे उनका फोन गया और रिपेयर होके सेम डे उनको मिल गया? मैम, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हाँ, सेम डे रिपेयरिंग सेगमेंट हम लोग का। तो मान लीजिए, हाँ जी बोलिए। जैसे हम लोगों के पास ऑर्डर आता है तो हमारी टीम तैयार रहती है पिकअप के लिए। विद इन 30 मिनट्स हम लोग का पिकअप हो जाता है और उसके बाद फिर उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो टीम है हमारा रिपेयरिंग करने के लिए जो हमारा टीम है वो उस पर वर्क करने लगती है और फिर विद इन अ डे रिपेयर हो करके वो पहुंच जाता है उनके ऑफिस या फिर घर तक। अगर इन केस किसी कारणवश अगर रिपेयर नहीं हो पाता है एक दिन के अंदर में, हो सकता है कुछ और परेशानी हो जाए या फिर किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कस्टमर और हमारे बीच, तो हम लोग उनसे बात करके उसको आगे बढ़ा देते हैं डेट को या रेट को। राघव जी, एक बात बताइए कि कस्टमर्स के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते होंगे कि अगर आप सर्विस सेंटर जाकर नहीं रिपेयर करा पा रहे हैं या फिर किसी भी सोर्सेस से रिपेयर करा रहे हैं तो उसमें लेटर ऑन कोई इशू आएगी, ट्रबल आएगा। ये ट्रस्ट आप कैसे इंश्योर करते हैं अपने स्टार्टअप कंसेप्ट को लेकर लोगों के बीच? जैसे कस्टमर को किसी तरह का दिक्कत होता है अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर रिपेयरिंग से रिलेटेड, देन वो फिर से हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है या फिर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है उनके प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में, तो फिर हम लोग उससे नहीं, वो तो लेटर स्टेज की बात है, लेकिन अगर हम इनिशियली बात करें कि कोई आपके सर्विस को क्यों अवेल करेगा, अंटिल अनलेस एक ट्रस्ट डेवलप हो, तो वो ट्रस्ट आप कैसे डेवलप करते हैं कस्टमर्स या लोगों के बीच? ये चीज़ शुरुआती दौर में हम लोगों को दिक्कत हुआ था कि कैसे हम लोग कस्टमर तक पहुंच पाएंगे या फिर लीड को जनरेट कैसे कर पाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रस्ट आने लगा क्योंकि हम लोग जेन्युइन प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाते थे और जेन्युइन काम करके दिए हैं, तो लोगों को ट्रस्ट होने लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे तो हम लोग के पास आने लगे। और शुरुआती दौर में जैसे दिक्कत होता है कैसे, जैसे हम लोग लीड जनरेट करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। हमारे डेली लाइफ में फ़ोन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड तो क्या होता है कि किसी के हाथ में दे देना फ़ोन, फिर उसके बाद वो पिकअप करके ले गया, फिर क्या करा नहीं करा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। लेकिन धीरे धीरे जब कस्टमर आने लगते हैं, रीच होने लगता है आपका, फिर एक ट्रस्ट बनने लगता है कंपनी पे या फिर स्टार्टअप पे, तो वो रिलायबल हो जाता है, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होता है। क्या कुछ चैलेंजेस आपने शुरुआत में फेस करी स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने के दौरान? बहुत सारे चैलेंजेस थे स्टार्टअप को बिल्ड करने में। जैसे हम लोग का फर्स्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू जनरेट न्यू लीड्स पे हम लोग को दिक्कत होता था, क्योंकि अगर आपके पास 1-2 कस्टमर हो गए, फिर उसके बाद दूसरे कस्टमर तक कैसे रीच करें, ठीक है। फिर जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट इशू होता है लोगों को, क्योंकि फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, और डेली लाइफ में कुछ भी हो गया तो सब कुछ गया। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर में जो डेटा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये धीरे धीरे हाँ जी, वो उसके अंदर वो डेटा रहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो लोगों को धीरे धीरे ट्रस्ट होने लग गया हम लोगों पे, और उसके बाद हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। और भी बहुत सारा परेशानी हुआ था, जैसे फंड से रिलेटेड भी दिक्कत होता है शुरुआत में, सभी स्टार्टअप को ऐसा दिक्कत होता है, हम लोगों को भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल। इन सभी चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे करा? जो भी फंडिंग रिलेटेड इश्यूज थी
ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज थी या अदर इश्यूज या चैलेंजेस थे? ट्रस्ट रिलेटेड जो इशू था उसके लिए हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाए थे। जैसे बहुत सारे जगह में हम लोग पम्पलेट्स बांटते थे। फिर उसके बाद बहुत जगह हम लोग एडवर्टाइजमेंट कराए थे, जैसे पोस्टर एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू। फेसबुक में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं रांची में, तो उन लोगों के थ्रू हम लोग जा करके, जो कि जिनका फेस वैल्यू है, जिनका माउथ वैल्यू है, और उन लोगों के साथ हम लोग काम किए, और उससे फिर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट आने लग गया, फिर कस्टमर का जनरेशन आने लग गया। और फंडिंग जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे उसको आपने कैसे ओवरकम करा? फंडिंग का ओवरकम हम लोग काम करके किए हैं। सिर्फ रिपीटेड मेहनत करने से और लीड्स जनरेट होता था, हम लोगों का काम होता था, उसके बाद हम लोग को फंड आने लग गया था। मतलब उसी पैसे से हम लोग उसको रिक्रिएट किए थे। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी रहती हैं जिसकी मदद से आप अपनी स्टार्टअप का अवेयरनेस लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पा रहे हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों को जो लगा है और जो ज़्यादा अच्छा है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करके हम लोग किए हैं। और न्यूज़पेपर्स एंड बैनर पोस्टर्स से हम लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। कि पहले शुरुआत में हम लोग जब स्टार्ट किए थे तभी बड़े बड़े बिल्डिंग या फिर जो फ्लैट सब हुआ करता था, उन सब में जा कर के हम लोग पैम्पलेट्स बांटते थे। और हमारी पूरी टीम थी 10-12 लोगों की, और सब हम लोग संडे को और मंडे को और संडे टू सैटरडे हम लोग यही काम करते थे, और जा कर के लोगों तक पहुंचाते थे पैम्पलेट्स को। उससे क्या होता था, उसमें हम लोग का नंबर लगा हुआ रहता था, नंबर एंड व्हाट्सअप का, पैनल का और एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, सारा चीज़ डाला हुआ रहता था। तो लोग शुरुआत में उतना ध्यान नहीं देते थे, फिर उसके धीरे धीरे उसमें ध्यान देने लग गए, और उससे हमारे पास कस्टमर फिर जनरेट होने लगा। इस स्टार्टअप का नाम आपने ऑक्सी मॉब रखा है, क्या सोचकर ऑक्सी मॉब आपने इस स्टार्टअप का नाम रखा है? इसके पीछे का क्या कंसेप्ट रहा? ऑक्सी मॉब में दो तरह से बांट सकते हैं हम लोग। देखिए, एक ऑक्सी OXY और एक MOB। ऑक्सी मॉब जैसे ऑक्सी हुआ तो वो उससे हम लोग ऑक्सीजन को लेकर के गए हैं, और मॉब से मोबाइल से रिलेटेड हम लोग का काम है, तो मॉब क्या, ऑक्सीजन फॉर मोबाइल। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के डेली लाइफ में, तो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए। बिना मोबाइल का अब कोई रह नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं विद इन अ डे नहीं, विद इन अ आवर हमें फ़ोन बना करके दे दीजिए, हमारे लिए हमारा ऑक्सीजन है। हाँ, इसलिए मैंने उसका ऑक्सी मॉब नाम रखा था। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है फॉर ग्रोथ ऑफ योर स्टार्टअप? ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं उन कस्टमर को टारगेट करें जो कस्टमर रांची में नए नए आए हुए हैं, जिनको नॉलेज नहीं हो पाता है कि वो किस दुकानदार से अपना फ़ोन बनाएं, या फिर किस जगह जा कर के बनाएं हम फ़ोन, जिससे हमारा फ़ोन ईजी में बन जाए। क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होता है कि वो लोगों को जानते नहीं है उस नए शहर में, और बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पाते कि ये दुकानदार मेरा फ़ोन अच्छा से बना पाएगा या फिर नहीं, या फिर मेरा फ़ोन बन पाएगा या फिर नहीं, या फिर उनको नॉलेज नहीं रहता है उस एरिया का। तो हम लोग टारगेट उस उन कस्टमर्स को करते हैं जो कि उस एरिया के लिए न्यू हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऑफिस से रिलेटेड काम करते हैं या फिर बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके पास समय का बहुत अभाव रहता है, तो उन कस्टमर्स तक हम लोग टारगेट करते हैं। और देखा जाए तो शॉप्स या सर्विस सेंटर्स खुलते भी 10 बजे हैं जब ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल बंद भी उसी टाइम पे होंगे जब ऑफिस टाइमिंग्स बंद होती हैं, उन लोगों तो के मुश्किल पास हो जाता है काफ़ी। बहुत मुश्किल रहता है। जैसे हमारे पास जो कस्टमर रेगुलर आते हैं, जो ज़्यादातर कस्टमर आते हैं, वो नए नए लोग रहते हैं जो रांची में नए नए आए हुए रहते हैं, या फिर उनको नॉलेज नहीं रहता है मार्केट का, वो लोग ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। क्योंकि वो लोग कंप्यूटर में सर्च करते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग नियर टू मी इन दिस सिटी, या फिर जो भी, तो उसमें सबसे फर्स्ट में हम लोगों का आता है। आप किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से रहते हैं? मैम, हमारा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल सिर्फ सेल्स हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, हमारा अगर 100 ऑर्डर आते हैं, 100 ऑर्डर में जो हम लोगों का सेलर्स रहते हैं उनको 30 to 40% उन लोगों को जाता है। बाकी जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट रहता है वो ऑक्सीमॉब कंपनी में जाता है। फिलहाल में कितने लोग आपके स्टार्टअप के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं? कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है? अभी फ़िलहाल में डायरेक्टली हमारे साथ 12 लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। पूरे टीम वाइज हम लोगों का काम रहता है कि जो जैसे हमारे पास ऑर्डर आया, देन उसके बाद कॉलिंग वाले सेगमेंट में काम करेंगे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट का काम होता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम होता है, फिर उसके बाद मार्केटिंग का भी काम होता है।
फिर उसके बाद रिपेयरिंग सेगमेंट में काम जाता है तो हमारे टेक्नीशियंस काम करते हैं। फिर उसके बाद पिकअप एंड ड्रॉप के लिए राइडर जो है वो काम करते हैं हमारे साथ। अभी अभी आपने बताया कि आपके स्टार्टअप के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, सभी सेगमेंट्स का स्मूथ इंटीग्रेशन जब होता है तो आपका स्टार्टअप स्मूथ फंक्शन कर पाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप की ये जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, विंग्स हैं, इन सभी विंग्स के बीच आपने इंटीग्रेशन किस प्रकार से स्थापित कर रखा है ताकि आपका स्टार्टअप एक स्मूथ वे में फंक्शन कर पाए? मैम, हमारा जैसे लीड जनरेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉलिंग पे कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। कस्टमर हमारे साथ बहुत तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप के नंबर्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लीड जनरेट होता है तो हमारे कॉलिंग वाले सेगमेंट काम करते हैं, उसके बाद वहाँ से भेजा जाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम रहता है कि जैसे जो लीड आया हुआ है उसको कब भिजवाना है, पिकअप करवाना है, फिर उसके बाद उसको कहाँ पे रिपेयर कराना है, फिर उसके बाद कहाँ पे उसको वापस ड्रॉप कराना है। इन सब चीज़ों का मतलब मिला करके हम लोगों का काम रहता है, सबको तो लीड जनरेशन मार्केटिंग टीम का काम हो गया, जी, जी। ऑपरेशंस टीम का काम हो गया उसको कोऑर्डिनेट करना हाँ, कि ऑर्डर कोऑर्डिनेट को प्लेस पर पहुंचाना या जो भी आपका रिपेयर जो स्थल है वहाँ पे पहुंचाना। उसके बाद का कैसे होता है? उसके बाद फिर वापस आता ऑफिस में फ़ोन। और कौन से विंग उसको देखते हैं? वो सब ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले लोग ही देखते हैं, जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले लोगों का काम रहता है। जैसे लीड आ गया हमारे पास, उसके बाद वहाँ कहाँ पे वो रिपेयर होगा, फिर वहाँ से वापस ऑफिस आएगा और कौन वापस ले करके ड्रॉप करेगा। और अंतिम में कस्टमर फीडबैक को भी आप प्रायोरिटी बिल्कुल। देते हैं या इंश्योर करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास कस्टमर फीडबैक आप देखेंगे एप्लीकेशन में या फिर गूगल में रिव्यू, एंड अराउंड 4.9 हम लोगों का 4.9 स्टार है। तो कस्टमर फीडबैक के माध्यम से आप अपनी स्टार्टअप में और इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से ले पाते हैं? जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं वापस से, फिर देखिए हमारा जो मॉडल ही है वो काम कस्टमर फीडबैक पे ही चलता है। जैसे कोई कस्टमर हमारे पास एक बार रिपेयर कराएं, उनको अच्छा काम लगा, वो क्या करते हैं फिर फॉरवर्ड करते हैं अपने कस्टमर, अपने दोस्त या फिर किसी रिलेटिव को, फिर उससे हमारे पास वापस आता है लीड्स। तो फिलहाल में आपके स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक रोजगार या अर्निंग मिल पा रही है? डायरेक्टली मैंने बताया कि 12 लोग हैं हमारे साथ, और इनडायरेक्टली अराउंड 10 से 12 लोग वो लोग भी हैं जो कि हमारे साथ काम करते हैं। जैसे राइडर्स हो गए, वो राइडर्स पार्टनर्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास लीड्स आते हैं तो हम लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं, जो भी इस एरिया में वो रहते हैं। जैसे रांची में 15 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग काम करते हैं अगर, तो 15 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई नियरेस्ट में राइडर अवेलेबल है, देन उसके पास ऑर्डर ऑटोमेटिक जाएगा, वो पिकअप करेंगे अराउंड 20 to 30 मिनट्स में, वापस फिर वो लेकर के आते हैं ऑफिस। जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं फॉर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? जो सेलर्स हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन लोगों का 30 to 40% जाता है हमारे काम के थ्रू, और जो हमारी टीम है उसमें सारे सैलरी बेस्ड हैं। और ऐसा भी है क्या कि किसी को वर्क बेस्ड या फिर कमीशन बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड पेमेंट्स हो? अभी वर्क बेस्ड और टाइम बेस्ड नहीं रखे हैं, मतलब लेकिन हम लोग डिलीवरी बॉयज का भी नहीं है? नहीं, ओके। डिलीवरी बॉयज़ का पर पिकअप एंड ड्रॉप का 100 रुपीज़ है, जो कि और दूसरे कंपनी से बहुत ज़्यादा है। ओके। और जैसे हम लोग देखते हैं डिलीवरी पार्टनर्स का और भी कंपनी जैसे स्विगी जोमेटो की काम करती हैं, तो वो 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में 30 to 40 रुपीज़ पर ऑर्डर देती हैं, लेकिन हम लोग पर ऑर्डर 100 रुपीज़ पर पिकअप देते हैं और 100 रुपीज़ पर डिलीवरी, मतलब एक ऑर्डर पे 200 रुपीज़ फॉर डिलीवरी बॉय। हमारे साथ लगभग 10 से 15 लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए अभी अभी आपने कहा कि कोई भी डिलीवरी हमें करनी है या कोई भी पिकअप हमें करना है, तो नियर अबाउट एरिया के नियर अबाउट के 10 किलोमीटर रेडियस 10 में to 15 किलोमीटर हम देखते हैं कि कौन सा डिलीवरी बॉय या डिलीवरी पार्टनर हमारे लिए अवेलेबल है। तो इन डिलीवरी एजेंट्स या डिलीवरी पार्टनर से आप कनेक्ट कैसे करते हैं? उन लोगों के क्या पास कोई सॉफ्टवेयर है या किस प्रकार से? देखिए हमारे पास कस्टमर के लिए अलग एप्लीकेशन दिया हुआ है, सेलर्स के लिए अलग एप्लीकेशन दिया हुआ है, और राइडर्स के लिए अलग एप्लीकेशन दिया हुआ है। ओके। तो राइडर्स जो भी अवेलेबल रहते हैं उस एरिया में, उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि हमारे पास इस मॉडल का और ये कस्टमर हमारे पास अवेलेबल है, आप वहाँ से पिक कराएं और उसके बाद वो ऑफिस पे लेकर के आएँ।
ऑफिस से फिर हमारे पास टेक्नीशियंस के पास जाता है और वो रिपेयर होकर के फिर जाता है कस्टमर्स के पास। कस्टमर्स के लिए आपने जो ऐप कस्टमर्स को दे रखा है, उसके माध्यम से एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कस्टमर्स को किस प्रकार से आप दे पा रहे हैं? एप्लीकेशन बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आप देख सकते हो उसमें हर एक मॉडल का हर एक परेशानी डाला हुआ है कि किस किस तरह से और मोबाइल ख़राब हो सकता है, ठीक है। और बहुत इजी टू वे यूज़ है। और बहुत आसानी से आप प्ले स्टोर में जा कर के एप्लीकेशन ऑक्सीमॉप डालेंगे, आपको सबसे ऊपर में हमारा एप्लीकेशन दिखेगा और उसमें हर एक मॉडल का डाला हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है किसी भी माध्यम से, जैसे वाटर डैमेज हो गया या फिर नेटवर्क इशू आ गया या फिर डिस्प्ले टूट गया, फिर बैक पैनल टूट गया, चार्जिंग नहीं ले रहा है, माइक स्पीकर एवरीथिंग, उसमें सारा चीज़ डाला हुआ है। रेट भी पूरा जेन्युइन है। जो हम लोग मार्केट में अपना फ़ोन बनाते हैं उससे भी कम में हम लोग फ़ोन बना करके दे देते तो हैं। वो ऐप के ही थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे कस्टमर्स और विद इन कितना टाइम के भीतर जाकर उनके फ़ोन पिकअप हो जाते हैं सर्विस के लिए? ऑर्डर के लिए हमारे पास एप्लीकेशन, वेबसाइट और ऑन कॉल भी हम लोग ऑर्डर लेते हैं। सिंगल कॉल पे भी हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं और हम लोग लेते हैं। और विद इन अ डे, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि विद इन अ डे हम लोग का फ़ोन रिपेयर होता है। बट अगर किन्हीं को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी है, देन हम लोग 3 घंटे के मैक्सिमम 3 घंटे के टाइमिंग पीरियड लेते हैं और उसमें बना करके वापस उनके घर या फिर ऑफिस तक पहुंचा देते हैं। तो क्या कोई ऐसा वीक ऑफ डे भी रहता है या फिर ऑल डेज वर्किंग रहता है? किसी भी दिन कोई भी चाहे तो अपना फ़ोन आपके थ्रू वो सर्विस ले सकता है किसी आपका? भी दिन और किसी भी समय हम लोग से जुड़ सकते हैं और आराम से विद इन अ डे सर्विस ले सकते हैं। बट संडे को सेकेंड हाफ के बाद हम लोग का ऑफ रहता है। ओके। राघव जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को बांधे रखने के लिए आप क्या करते हैं? क्या कुछ ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी है जो आप अपनाते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ बंधे रहें, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर ना जाए? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग इस पे होता है। और जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ अगर अपने टीम को, तो देखिए मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन अगर मैं टीम को दे दूँ या फिर उनको बस सैलरी दे दूँ तो उससे नहीं होगा। जो एक्चुअल वर्क होता है उस पे वो लोग बंधे हुए रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा खुद का काम है, मैं खुद कर रहा हूँ उसको। और ऑक्सीमॉब एक परिवार की तरह काम करता है उन लोगों के लिए। तो फिलहाल आपके ये स्टार्टअप किन किन जगहों में ऑपरेट है? करेंटली हम लोग ऑपरेट रांची में और पटना में कर रहे हैं। पटना में भी हम लोग का काफ़ी बेहतर चल रहा है। अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे लगभग 1 महीना के आसपास हुआ है और काफ़ी अच्छा हम लोग का रेवेन्यू वहाँ से भी आया है। और कस्टमर फीडबैक भी काफ़ी बेहतर रहता है हर जगह। आपने ये स्टार्टअप सबसे पहले रांची में स्टार्ट करा था, कब स्टार्ट करा था, हम जानना चाहेंगे? अब मैंने इसके बारे में सोचा था, जैसे आपको बताया कि लॉकडाउन के समय 2021 में, लेकिन 2021 इसको में। स्टार्ट मैंने अक्टूबर 2023 में करा था, क्योंकि मुझे लगभग 8-9 महीना के आसपास इसका स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, बिजनेस मॉडल को समझने में लगा था। क्योंकि मैंने बताया कि क्या होता है कि लोगों तक पहुंचना आसान है, लोगों से वापस फिर लीड जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान अपना फ़ोन इतना आसानी से किसी को नहीं दे देगा। अगर आपके पास कैपेबल नहीं है आप, या फिर आपको लोग नहीं जानता है, या फिर आपका कंपनी के बारे में लोग नहीं जान पा रहा है, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको करने में। जैसा कि हमने जाना है कि स्टार्टअप की शुरुआती 1 महीने में आपने 1500 कस्टमर्स जनरेट करे, इस बात में कितनी सच्चाई है और मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये आपने कैसे करा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम में प्रमोट करा था। पिछले 1 साल पहले, मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले। और 3-4 इन्फ्लुएंसर से मैंने कनेक्ट करके उससे इंस्टाग्राम में ऐड चलाया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमने ऐड डाले थे। और हमसे कस्टमर को जुड़ने में बहुत आसान है कि जैसे मैंने बताया कि ऑन कॉल भी हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं, एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, पैनल से भी ले सकते हैं या वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हुए हैं जो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ने के लिए कोशिश करे थे, ठीक है। तो हमारे पास 4-5 ऑफलाइन स्टोर भी हुआ करता था उस समय, अभी कुछ ज़्यादा ही, मतलब 10-12 है अभी पूरे रांची में ऑक्सीमॉब के नाम से। तो लोग धीरे धीरे हम लोगों के साथ रिलेबल हो गए हैं। और तो ये स्टोर्स आपका मतलब कोलैबोरेशन होता है या फिर आपके खुद के स्टोर्स होते हैं या क्लाउड मोड में है, किस तरीके से है? ये सारे स्टोर्स हमारे खुद के हैं। मतलब ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन एस्टैब्लिश्ड मोड मोड में है। में, ऑफलाइन मोड में तो है। अगर कस्टमर्स इन तक पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास जैसे लीड आते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर लीड आते हैं ऑन कॉल या फिर पैनल से, तो हम लोग कोई कोई कस्टमर होते हैं कि जिनको ट्रस्ट इशू रहता है, तो वो चाहते हैं कि हम ऑफलाइन ही स्टोर पे आकर के खुद देख करके बनवाएं। तो हम लोग उनको एड्रेस भेज देते हैं
व्हाट्सएप पे या फिर ऑन कॉल। राघव जी, फिलहाल हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, वो स्टार्टअप के प्रति कितने सहायक आपको दिखाई देते हैं? ये हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एग्जिस्टेंट है, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, कितना सहायक है ये? अच्छा है, इसके बारे में उतना मतलब जैसे मान लीजिए ना कि आप अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते हैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर, तो आप अपने बिजनेस को बताते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये स्टार्टअप है, तो उसके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? क्या लोग सपोर्टिव होते हैं या इग्नोर करने लगते हैं? किस प्रकार का रिएक्शन होता है? टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ का जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा करता है, क्योंकि हमने बताया कि ये चीज़ पूरा नया है लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरा चीज़ नया है लोगों के लिए, ऑनलाइन फ़ोन रिपेयरिंग का सर्विस करना, तो ये टायर 1 सिटीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि तो आप वहाँ पे कैसे ओवरकम करते हैं जब उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है आपको? तो टायर 2 लोगों टायर तक 3 सिटीज़ में। लोगों तक पहुँच के उनको जागरूक करते हैं कि हम लोग जो है पूरा जेन्युइन काम करके देते हैं और आपके लिए रिलायबल है, आपके लिए ही सब कुछ बनाया गया है, तो वो लोग फिर समझते हैं, देन वापस हमारे पास आते हैं। बहुत दिक्कत होता है शुरुआती दौर में, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोगों का माइंडसेट वैसा नहीं हो पाता है कि कोई मेरा फ़ोन लेकर के जाएगा फिर उसके बाद बना के पहुंचा भी देगा, इसका क्या गारंटी है। ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों के पास पहले भी आया है, तो हम लोग टीम के माध्यम से उसको सॉल्व करते सॉल्व हैं। करते हैं हमारी टीम राघव के। जी, कोई भी पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जेन्युइन इनोवेटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? स्टार्टअप स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अच्छे से स्टार्ट करिए, जो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा उस पर रिसर्च करिए और वर्क करिए उस पर, और प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई करके और तब उसके सोल्यूशंस की ओर कदम रखें। जी। राघव जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।